हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी और हिंदी में चल रहा है कारक। पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंचमी विभक्ति या अपादान कारक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर ले। यदि पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए और वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख लें। और वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके पुराने वीडियो को वहाँ से देख लें। आइए शुरू करते हैं। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति अगर हम बात करें षष्ठी विभक्ति की तो षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं। षष्ठी विभक्ति को ही संबंध कारक कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ षष्ठी विभक्ति को कौन सा कारक कहते हैं तो उससे बता देना कि षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछ ले कि बताओ षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होगा तो उससे बता देना षष्ठी विभक्ति का चिन्ह का के की होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह परसर्ग चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह क्या होगा तो उससे बता देना का के की। अब बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की परिभाषा की। अब देखो जो षष्ठी विभक्ति का परिभाषा है वो कहता है, आइए छापते हैं परिभाषा। वाक्य में आए दो संज्ञा पदों या अन्य का जो आपसी संबंध होता है, जो आपसी संबंध होता है उसे षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक कहते हैं। संबंध षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि वाक्य में आए दो संज्ञा पदों से मतलब क्या है कि जो भी षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक का प्रश्न होगा या उदाहरण होगा मेरे दोस्त, वहाँ पे संज्ञा कितने होंगे तो दो होंगे। वहाँ पे कितने संज्ञा तो कहेंगे दो संज्ञा होगा। या कह रहा है अन्य का जो आपसी संबंध होगा। आपसी थोड़ा लिखने में सही से नहीं लिखा पाया है, लिख देता हूँ फिर से। आपसी देखिए, या तो दो संज्ञा पदों का क्या होगा आपस में संबंध होगा, या तो किसी दो अन्य का भी आपस में क्या हो सकता है तो कहेंगे संबंध। और जब संबंध बनेगा तो उस संबंध को क्या बोलेंगे, षष्ठी विभक्ति या कारक की बात करें तो संबंध कारक। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि क्या बोल रहा है, कब से संबंध की बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे देखें तो क्या दिखा हमें तो कहेंगे संबंध दिखा है। अब संबंध बनाने के लिए कम से कम मेरे दोस्त कितना चाहिए तो कहेंगे दो होने चाहिए। या तो दो ठो संज्ञा होगा या अन्य, ये बात तो आप जानते ही है। लेकिन अब देखो जो संबंध कारक है इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो संबंध बनेंगे वो तीन तरीके के होंगे। कितने तरीके के संबंध बनेंगे तो तीन तरीके से संबंध बन सकते हैं। पहला जो बनेगा संबंध वो हो सकता है क्या, रिश्ते नाते वाला।
पहला जो संबंध बनेगा वो कैसा, तो कहेंगे रिश्ते वाला संबंध हो सकता है। रिश्ते की बात करें दोस्त तो बोलते हैं ना, पापा नाना, पापा माँ, पापा बेटा, दादा दादी, मौसा मौसी, दामाद ससुर, सास साल, साला साली। ये सब देखिए जितने भी संबंध बनेंगे ये कैसे हैं, तो कहेंगे रिश्ते हैं। जितने भी रिश्ते वाले संबंध बनेंगे पहला तो वो होगा। अब दूसरा बात करें जो संबंध बनेगा वो क्या होगा, तो कहेंगे आपसी समन्वय, आपसी संबंध। दूसरा जो संबंध बनेगा कैसा, तो कहेंगे आपसी संबंध बनेगा। आपसी संबंध से मतलब क्या है कि आपका किसी आपके वस्तु के साथ कोई संबंध हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपसी संबंध। जैसे हम कहें कि राम की गाड़ी, तो गाड़ी क्या है, तो कहेंगे वस्तु है, और किसका संबंध बन रहा है, राम से। किसकी गाड़ी है, तो कहेंगे राम की गाड़ी है। राम और राम की गाड़ी का आपस में जो संबंध बना वो कैसा संबंध, तो कहेंगे आपसी संबंध। हम कहे दिनेश, बात कर लेते हैं रिश्ते का, तो कह रहे हैं दिनेश राम का पुत्र है। दिनेश और राम का जो संबंध है वो क्या है, तो कहेंगे पिता पुत्र का। पिता पुत्र का संबंध कैसा, तो कहेंगे रिश्ते। बात किसकी कर रहे हैं, रिश्ते की। और दूसरा जो संबंध बन रहा है क्या, तो कहेंगे आपसी संबंध। आपसी संबंध में जो बनेगा हमेशा आपके सामान के साथ जो आपका संबंध बनेगा वो कैसा संबंध कहलाएगा, तो कहेंगे आपसी संबंध। आपसी संबंध का उदाहरण भी दे दिया, अभी आगे चर्चा करूंगा मैं अच्छे से। तीसरा जो संबंध बनेगा वो बनेगा या तो संबंध होगा सकारात्मक, या तो संबंध कैसा बनेगा, तो कहेंगे सकारात्मक, या तो संबंध बनेगा कैसा, नकारात्मक। तो संबंध की मैं बात करूं तो संबंध यहाँ पे संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति में कितने तरीके के बनेंगे, तो 3 तरीके के। या तो रिश्ते वाला संबंध बनेगा, या तो आपसी संबंध होगा, या फिर सकारात्मक या नकारात्मक संबंध होगा। यही तीनों संबंध आपको संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति में मेरे दोस्त देखने को मिलेंगे। और ये संबंध जो बनेगा या तो 2 संज्ञा के बीच में बनेगा या फिर 2 अन्य का आपस में संबंध बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई हो तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं और उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण कुछ यूं है आपके सामने। कह रहा है अजय दिनेश का बेटा है। पहला उदाहरण कर रहा है क्या, कि अजय दिनेश का क्या है, बेटा है। अजय दिनेश का बेटा है। तो बताइए जब बेटा है कौन, अजय, किसका, तो कहेंगे दिनेश का। तो अजय जो है किसका बेटा है, तो कहेंगे दिनेश का बेटा है। दिनेश अजय के क्या हुए, तो कहेंगे पिता। तो बताइए अजय और दिनेश के बीच में, अजय और दिनेश के बीच में कैसा संबंध बनेगा, तो कहेंगे पिता पुत्र का। पिता पुत्र का संबंध है। कैसा संबंध बना, तो बोलेंगे पिता पुत्र का संबंध बना। और जब पिता पुत्र का संबंध हो गया, यहाँ पे अजय और दिनेश के बीच में क्या बन गया, तो कहेंगे संबंध। और जब संबंध बना तो कौन सा कारक, तो कहेंगे संबंध कारक। कौन सा कारक बन जाएगा, तो कहेंगे संबंध कारक। या विभक्ति पूछेगा तो कौन सा, कहेंगे षष्ठी विभक्ति। अब बताइए जब ये पिता पुत्र का संबंध बना तो किस में आएगा, तो कहेंगे रिश्ते में आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि संबंध षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक में कितने, 3 बनेंगे। एक तो बन सकता है रिश्ते का। अभी रिश्ते वाला तो हमने देख लिया। रिश्ते का तो अभी संबंध हमने देख लिया, किसका, अजय और दिनेश का। देखा कि नहीं, तो कहेंगे हाँ देख लिया सर। अब देखिए दूसरा मैं बात करता हूं उदाहरण की। तो लिखा है मोहन की कलम। कलम किसकी, तो कहेंगे मोहन की। अब बताओ मोहन के कलम के साथ कैसा संबंध बनेगा। कलम और मोहन में जो संबंध बनेगा कैसा बनेगा, तो कहेंगे मोहन का उसके कलम के साथ उसका आपस का संबंध है। और जब आपस का संबंध है तो संबंध कैसा कहलाएगा, तो कहेंगे आपसी संबंध।
कैसा संबंध बनेगा? तो कहेंगे आपसी संबंध बनेगा। अब बात आ गई यहाँ पे संबंध कैसा बना, तो कहेंगे आपसी संबंध बना। और जब संबंध आ गया तो इसमें भी कारक कौन सा? तो कहेंगे संबंध कारक। कौन सा कारक बन गया? तो कहेंगे संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा देखिए, तीसरा जो उदाहरण है, कह रहा है दीपक की साइकिल। दीपक का और साइकिल के साथ दीपक का कैसा संबंध है? तो कहेंगे आपस का। जब आपस का संबंध हुआ तो संबंध कैसा बनेगा? तो कहेंगे आपसी संबंध बनेगा। किसका? दीपक का और दीपक की साइकिल के साथ जो संबंध बनेगा कैसा? तो कहेंगे आपसी संबंध बनेगा। और जब संबंध बन गया तो कारक कौन सा भैया? तो कहेंगे जब संबंध आ गया तो कारक भी तो बनेगा कौन सा? संबंध कारक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। और देखिए कह रहा है अजय के, अगला उदाहरण कह रहा है अजय के बाल बच्चे नहीं हैं। अजय के बाल बच्चे नहीं हैं, तो अजय का जब कोई लड़का है ही नहीं तो ये कैसा संबंध बना? सकारात्मक की नकारात्मक? अजय का उसके बाल बच्चों के साथ जो संबंध बन रहा है कैसा? तो कहेंगे ये तो उदाहरण कह रहा है कि अजय के बाल बच्चे ही नहीं हैं। जब नहीं है तो कैसा संबंध? तो कहेंगे नकारात्मक संबंध। अजय का इसके बाल बच्चों के साथ कैसा संबंध बना? तो कह रहा है कि इसके बाल बच्चे ही नहीं हैं। जब नहीं है तो संबंध कैसा बना? तो कहेंगे नकारात्मक। नकारात्मक। अब बात आ गई कि यहाँ पे क्या बना? तो कहेंगे संबंध। असंबंध बन गया तो कारक किसका बनेगा? तो कहेंगे संबंध कारक का। संबंध कारक का। पूछे विभक्ति इसमें कौन सी होगी? तो कहेंगे इसमें तो षष्ठी विभक्ति होगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर उससे अच्छा जो आप पढ़ा रहे हैं उससे अच्छा तो यहाँ पे हमने देखा के, यहाँ पे देखा की, यहाँ पे भी देखा की और यहाँ पे देखा का। क्या दिखा? के, की, का के की हमें दिख गया और का की देखते ही हम मार दे क्या? संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। मेरे दोस्त आप तो मार सकते हो, यहाँ पे चिन्ह देखते ही, कारक चिन्ह जैसे ही देखे आपने क्या लगा दिया? संबंध कारक। लेकिन मेरे दोस्त एग्जामिनर आपसे जो है 2 कदम आगे चलता है। पहले तो पूछता था बताओ इसमें इन सभी उदाहरण में कारक कौन सा है या विभक्ति कौन सी है, लेकिन मेरे दोस्त अब पूछता है कि बताओ संबंध कैसा बन रहा है इनके बीच। अब क्या पूछता है? कभी कभी तो पूछेगा कारक मेरे दोस्त, कभी पूछेगा क्या आपसे कि बताओ इनके बीच में जो संबंध बना है संबंध कैसा है। इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं कि संबंध कैसा कैसा बनता है और संबंध कितने तरीके के बनते हैं कि एग्जामिनर आपसे 2 कदम आगे और जाए और पूछे फिर भी आपको दिक्कत या परेशानी ना हो। पहले पूछता था कारक और चिन्ह देखते ही आप हिट कर देते क्या? कारक कि षष्ठी विभक्ति का ये चिन्ह है इसलिए षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक होगा मेरे दोस्त। लेकिन आपसे क्या पूछेगा कि बताओ इनके बीच में संबंध कैसा है, और यही संबंध पूछ लेगा तो क्या आप बता पाओगे? नहीं जानते हो तो कहेंगे नहीं। इसीलिए मैं बताया षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक में संबंध कितने तरीके के? 3। या तो रिश्ते नाते वाला संबंध बनेगा या आपसी संबंध बनेगा या नकारात्मक। देखो मैं ये पीछे ही बता चुका था कि यहाँ पे जो संबंध बनेंगे कितने तरीके के? 3। बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। जब आ गई है बात समझ में तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ अपवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं अपवाद कुछ है कि नहीं षष्ठी विभक्ति का। तो देखिए आइए देखते हैं षष्ठी विभक्ति का क्या अपवाद। बात कर लेते हैं अपवाद की। तो षष्ठी विभक्ति के भी कुछ क्या है? अपवाद है, और अपवाद से एग्जामिनर आपसे बार बार प्रश्न पूछता रहता है। अपवाद कहता है कि जहां तुलना के आधार पर, जहां तुलना के आधार पर किसी को
अन्य से श्रेष्ठ बता दिया जाए। क्या कह रहा है कि जहां कुछ लोगों में क्या हो मेरे दोस्त, तुलना हो, और तुलना करने के बाद किसी को एक को क्या कर दे, उन सभी से तुलना करे, पहले तुलना करने के बाद क्या बता दे, श्रेष्ठ बता दे, तो वहां पे अन्य से श्रेष्ठ बता दिया जाए, अन्य से श्रेष्ठ बता दिया जाए, तो वहां संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति होती है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जहां पे तुलना किया जाए और तुलना करने के बाद किसी एक को क्या हम बता दे, श्रेष्ठ बता दे, वहां पे षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मेरे दोस्त, यदि विकल्प में षष्ठी विभक्ति ही ना हो तब क्या करेंगे, तो आगे लिखिएगा, यदि विकल्प में षष्ठी विभक्ति न हो तो षष्ठी विभक्ति न हो तो वहां सही उत्तर सप्तमी विभक्ति होगा। हो तो वहां हमारा सही उत्तर सप्तमी विभक्ति होगा। सप्तमी विभक्ति होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जहां पहले तुलना किया जाए, तुलना करके किसी एक को क्या बता दे मेरे दोस्त, श्रेष्ठ बता दे, तो वहां षष्ठी विभक्ति होगा। और विकल्प में मतलब क्या, ऑप्शन में षष्ठी विभक्ति नहीं होगा तो कौन सा लगाएंगे टिक पे, सप्तमी विभक्ति। जब षष्ठी नहीं दिया रहेगा तो हमारा सही क्या उत्तर माना जाएगा, सप्तमी विभक्ति। याद रखिएगा इस बात को। कोई तुलना किसी की तुलना किया और किसी एक को बता दिया श्रेष्ठ दोस्त, श्रेष्ठ बताने के बाद आप जब विकल्प जा रहे हैं देखने तो वहां षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी को हिट करेंगे, नहीं है तो सप्तमी को लगाएंगे। बात समझ में आ गई। आइए उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कवियों में कालिदास क्या है, श्रेष्ठ हैं। कवियों में कालिदास क्या, तो कह रहा है कि श्रेष्ठ है। जितने कवि हैं दोस्त, उन कवियों से किसकी तुलना किया, तो कहेंगे कालिदास की तुलना किया। कवियों में मतलब जितने कवि हैं सभी कवियों से किसकी तुलना किया, कालिदास की। और कालिदास को क्या बता दिया दोस्त, श्रेष्ठ। अजब तो किसी से किसी की तुलना किया जाए और तुलना करने के बाद क्या बता दे दोस्त, श्रेष्ठ बता दे, अश्रेष्ठ बता देगा तो कौन सी विभक्ति, तो कहेंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे षष्ठी विभक्ति को बोलते हैं संबंध कारक। असंबंध कारक या षष्ठी विभक्ति मेरे दोस्त नहीं है, तब कौन सा सही हो जाएगा, अगर षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक विकल्प में ना होगा दोस्त तो कौन सा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। कह रहा है कि बालकों में राम क्या है, चतुर है। जितने बालक थे दोस्त उन सभी बालकों में किसकी तुलना किया, तो कहेंगे राम की तुलना किया। सभी बालकों से किसकी तुलना किया, तो कहेंगे राम की तुलना किया। और राम को क्या बता दिया, चतुर। तो राम की किससे हुई, सभी जितने बालक थे सभी बालकों से राम की तुलना हुई और राम को क्या बता दिया, चतुर। चतुर जब बताया सभी बालकों में क्या, चतुर कौन है, तो कहेंगे राम। तो राम श्रेष्ठ हुए कि नहीं। अजब तुलना करके किसी को श्रेष्ठ बता दे दोस्त तो वहां पे कौन सी विभक्ति, तो कहेंगे षष्ठी विभक्ति। कारक की बात करें तो कौन सा, तो कहेंगे संबंध कारक। कौन सा कारक, तो कहेंगे संबंध कारक होगा। अगला कह रहा है नदियों में गंगा क्या है, पवित्र है। नदियों में गंगा
पवित्र हैं। यहाँ तुलना किसकी की गई तो कहेंगे गंगा की। किससे किया गया है तो कहेंगे नदियों से। जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों से तुलना किसकी हुई तो कहेंगे गंगा की। और सभी नदियों में तुलना करने के बाद गंगा नदी को क्या बता दिया, पवित्र बता दिया। तो सभी नदियों में श्रेष्ठ कौन तो कहेंगे गंगा। सभी नदियों में तुलना करने के बाद गंगा को पवित्र बताया तो श्रेष्ठ कौन तो कहेंगे गंगा। अब आपसे पूछे कि बताओ कौन सी विभक्ति तो कहेंगे आप षष्ठी विभक्ति होगा। कारक की बात करें तो कौन सा कहेंगे संबंध कारक होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये खत्म हो चुका आपका कौन सा षष्ठी विभक्ति। अब अगला पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो आप ले चुके होंगे अब तक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो फिर आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति। बात करते हैं सप्तमी विभक्ति की। सप्तमी विभक्ति यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ सप्तमी विभक्ति को कौन सा कारक कहते हैं तो उससे बता देना सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। किस विभक्ति को तो कहेंगे सप्तमी विभक्ति को। सप्तमी विभक्ति को कौन सा कारक तो कहेंगे अधिकरण कारक। या कोई आपसे कहे कि बताओ अधिकरण कारक को कौन सी विभक्ति बोलेंगे तो उससे बता देना सप्तमी विभक्ति। कोई पूछे अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है तो उससे बता देना में, पै, में, पै, पर। क्या पढ़ते हैं में, पै, पर। यदि आपसे कोई पूछे सप्तमी विभक्ति को कौन सा कारक तो बता देना अधिकरण कारक। कोई पूछे कि इसका चिन्ह क्या होता है तो बता देना में, पै, पर। बात समझ में आ गई। अब देखिए बात करते हैं किस कारक की, अधिकरण कारक की। यहां पे क्या लिखा तो कहेंगे कि अधिकरण लिखा है। अधिकरण का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, क्या लिखा है तो कहेंगे अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या होता है तो कहेंगे आधार। अधिकरण का मतलब क्या होता है तो कहेंगे आधार होता है। अब आ गया आधार मेरे दोस्त, तो बताओ किसका आधार, किसका आधार होगा या किसका आधार है, किसका आधार। इस बात का जवाब आप लोग मुझे दो कि अधिकरण का मतलब तो होता है आधार, हमने समझ गया, मान लिया कि आधार होगा, लेकिन किसका आधार। तो यहाँ पे वाक्य में किसका आधार होगा तो कहेंगे क्रिया का। किसका आधार तो क्रिया का आधार होगा मेरे दोस्त। किसका आधार तो कहेंगे क्रिया का आधार। अधिकरण का मतलब क्या तो बोलेंगे आधार। बात आई किसका आधार तो समझ जाना मेरे दोस्त किसका आधार होगा तो कहेंगे क्रिया का आधार होगा। आइए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कहता है वाक्य में क्रिया जिस आधार पर, आधार किसका तो कहेंगे क्रिया का। तो वाक्य में क्रिया जिस आधार पर संपन्न होती है उसे अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति कहते हैं। उसे अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अधिकरण का मतलब भी होता है आधार। आधार जो होगा वो किसका होगा तो क्रिया का। तो क्रिया जिस आधार पे संपन्न होगी दोस्त
उसे कौन सा कारक बोलेंगे? तो कहेंगे अधिकरण कारक। विभक्ति की बात करें तो कौन सी? सप्तमी विभक्ति। ये परिभाषा है, परिभाषा भी यही कह रहा है कि वाक्य में क्रिया जिस आधार पर संपन्न होती है उसे अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले आप भी क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कहते रहिएगा। तो ले लिए मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं उदाहरण की। तो देखिए ये रहा उदाहरण आपका। तो कह रहा है कबूतर, कबूतर छत पर बैठा है। कबूतर कहाँ बैठा है? तो कहेंगे कबूतर है जो है वो छत पे बैठा है। कबूतर के बैठने का आधार कौन बैठा है? तो कहेंगे कबूतर बैठा है। कहाँ बैठा है? तो कहेंगे छत पे बैठा है। तो कबूतर के बैठने का आधार क्या है? तो कहेंगे कबूतर के जो बैठने का आधार है मेरे दोस्त वो क्या है? छत है। कबूतर के बैठने का आधार क्या हुआ? छत। तो जब आ गया दोस्त मेरे आधार, तो वहां कौन सा कारक? तो कहेंगे अधिकरण कारक। जब मिल गया हमें आधार तो कारक कौन? तो कहेंगे अधिकरण कारक होगा। अभी मेरे दोस्त ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़ेगी कि आधार कहाँ है। ठीक है, ऐसा ट्रिक बताऊंगा मेरे दोस्त, इसको बना दूंगा गांधी जी के चेले। और गांधी जी कहते हैं ना सच हमेशा बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब चेले बनाऊंगा इनके उनके ना गांधी जी के, तो ये भी झूठ ना बोलेंगे, बता देंगे आधार कहाँ है। तो अभी बने रहिए, पहले बेस देखते हैं फिर देखेंगे। कह रहा है पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पे रखी है। पुस्तक को रखने का आधार क्या है? तो कहेंगे मेज है। पुस्तक को रखने का आधार क्या है दोस्त? तो कहेंगे मेज है। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पे रखी है। रखने का आधार क्या बना? तो कहेंगे मेज बना। और जब हमें आधार मिल गया तो मेरे दोस्त कारक कौन? तो कहेंगे अधिकरण कारक। देखो कह रहा है टीवी कमरे में रखा है। टीवी को रखने का आधार मेरे दोस्त क्या है? तो कहेंगे कमरा है। टीवी को रखने का आधार क्या है? तो कहेंगे कमरा है। क्यों? क्योंकि टीवी कहाँ रखी गई है? कमरे में रखी गई है। जब कमरे में टीवी रखी गई है तो टीवी का आधार क्या बना? तो कहेंगे कमरा बना। जब आधार मिल गया तो आधार का मतलब क्या? तो कहेंगे अधिकरण। तो कारक कौन सा बना दोस्त? तो कहेंगे अधिकरण बना। अब देखो बात करते हैं जुगाड़ की। क्या हम ऐसे कब तक खोजेंगे कि आधार क्या बना है? हमें खोजने की भी जरूरत नहीं है दोस्त। वाक्य में और जुगाड़ लिखते हैं तो जुगाड़ कहता है वाक्य में क्रिया से कहाँ प्रश्न पूछने पे पूछने पर प्राप्त उत्तर प्रायः अधिकरण कारक का होता है। प्रायः अधिकरण कारक का होता है। देखो मेरे दोस्त, जहां पे भी ऐसे प्रश्न दिखे आपको लगे कि अधिकरण है, वहां पे क्रिया से आपको क्या प्रश्न पूछ लेना है? कहां। जैसे ही आप क्रिया से कहां प्रश्न करेंगे दोस्त, आपको क्या मिल जाएगा? आधार। जब आधार मिल गया तो कारक कौन सा? तो कहेंगे अधिकरण कारक। बात समझ में आई कि नहीं? अधिकरण का मतलब ही क्या? तो कहेंगे आधार होता है। कितना प्रश्न पूछना है वाक्य में क्रिया से? तो कहेंगे एक। क्या? कहां। क्या पूछना है? कहां। अब देखो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो कह रहा है कबूतर छत पर बैठा है। कबूतर कहां बैठा है? तो कहेंगे छत पर बैठा है। बैठना क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे क्रिया है। और क्रिया से हमें प्रश्न पूछना है क्या? तो कहेंगे कहां।
अक्रिया से जैसे ही कहाँ प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा दोस्त, तो कहेंगे आधार। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्रिया से पूछते हैं क्या प्रश्न। प्रश्न हमेशा कहाँ लगाना है, तो कहेंगे आगे। पूछिए कहाँ बैठा है, कबूतर कहाँ बैठा है, कबूतर कहाँ बैठा है, तो कह रहा है कबूतर छत पे बैठा है। कहाँ बैठा है, छत पर, तो आधार क्या हो गया, तो कहेंगे छत। जवाब हमें क्या मिला, तो कहेंगे छत मिला, तो आधार क्या बना दोस्त, छत बना। ये बेस से भी मैं आपको बताया था। दूसरे में पूछिए रखना क्या, तो कहेंगे क्रिया है, और इस क्रिया से मेरे दोस्त पूछ लो एक प्रश्न, क्या, कहां। क्या पूछो, कहां। जैसे ही कहां पूछोगे क्या मिल जाएगा आपको, आधार। जब आधार मिल गया तो कारक कौन सा, तो कहेंगे अधिकरण कारक। पूछिए कहां रखी है, कहां रखी है, तो कह रहा है मेज पर। पुस्तक कहां रखी है, तो कह रहा है पुस्तक रखी है कहां, मेज पर। तो मेज क्या बन गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे मेज तो हो गया यहाँ पे आधार। जब आधार मिल गया तो कौन सा कारक, कहेंगे अधिकरण कारक। क्योंकि अधिकरण का मतलब ही होता है क्या, आधार। बात कर रहे हैं यहां पे भी रखा है, रखना क्या, तो कहेंगे क्रिया है। क्रिया से क्या प्रश्न पूछना है आधार के लिए, तो कहेंगे कहां। जैसे ही आप पूछोगे कहां, तो जो उत्तर मिलेगा वो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे आधार। पूछिए कहां रखा है, क्या टीवी कहां रखा है, तो कह रहा है कि टीवी जो रखा है कहां, कमरे में। तो कमरा क्या बना, तो कह रहा है कमरा हो गया आधार। जब आधार मिल गया, कोई पूछ ले कारक तो बता देना अधिकरण कारक। कोई पूछे क्या, कोई पूछे कि विभक्ति कौन सी, तो बता देना सप्तमी विभक्ति। तो मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ नोट पॉइंट है उसको भी लिखा देता हूं सप्तमी विभक्ति का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए कुछ बात करते हैं नोट की। तो सप्तमी विभक्ति का कुछ नोट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। नोट का मतलब क्या, तो कहेंगे होता है विशेष। नोट का हिंदी क्या बताया था आपको, विशेष। अब बात करते हैं जो सप्तमी विभक्ति है इसमें चिन्ह क्या प्रयोग होते हैं, तो कहेंगे में, पै और पर। तो इसमें सप्तमी विभक्ति में जो पै चिन्ह होता है, इसमें किसमें, सप्तमी विभक्ति में पै का प्रयोग, किस चिन्ह का प्रयोग, पै चिन्ह का प्रयोग अवधि, अवधि आदि बोलियों में होता है। अवधि आदि बोलियों में, बोलियों में, बोलियों में होता है। पै का प्रयोग अवधि आदि बोलियों में होता है। किसका प्रयोग, तो कहेंगे पै का प्रयोग। सप्तमी विभक्ति में जो पै चिन्ह है इसका प्रयोग किस बोली में, तो कहेंगे अवधि आदि बोली में होता है। और क्या बचा, तो कहेंगे में, पर। में और पर चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग खड़ी बोली, खड़ी हिंदी में, खड़ी हिंदी बोली में होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि पै चिन्ह का प्रयोग किस बोली में, तो कहेंगे अवधि में होता है, और पर और में का प्रयोग खड़ी हिंदी में किया जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। और आ गई है तो नोट का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अष्टमी विभक्ति।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अष्टमी विभक्ति, बात करते हैं अष्टमी विभक्ति की। अष्टमी विभक्ति, यदि आपसे कोई कहे कि बताओ अष्टमी विभक्ति को कौन सा कारक कहते हैं, तो बता देना उसे कि अष्टमी विभक्ति को संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। कोई पूछे कि अष्टमी विभक्ति या संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है, तो उसे बता देना हे, हो, अरे। देखो कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे जो हो लगा है वहाँ हो नहीं भो रहता है, तो मेरे दोस्त हे लिखो चाहे हे हो अरे लिखो, चाहे हे भो अरे लिखो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, दोनों सही है अपनी जगह पे। तो यदि आपसे कोई कहे कि अष्टमी विभक्ति को कौन सा कारक बोलते हैं, तो उससे बता देना उसे संबोधन कारक कहते हैं। कोई पूछे कि बताओ चिन्ह क्या है, तो बता देना हे, हो, अरे। अब बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा कहता है जब किसी वाक्य में आश्चर्य, जब किसी वाक्य में आश्चर्य या किसी को बुलाने या सचेत करने का, सचेत करने का भाव हो तो उसे संबोधन कारक या अष्टमी विभक्ति कहते हैं, या अष्टमी विभक्ति कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी वाक्य में आश्चर्य हो, या किसी वाक्य में बुलाने का भाव हो, या किसी वाक्य में मेरे दोस्त किसी को सचेत करने का भाव दिख रहा हो आपको, भाव, एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, व्यक्त हो, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जब किसी वाक्य में किसी को बुलाने का भाव दिख रहा हो, या किसी को सचेत किया जाए, या हमें क्या दिख जाए, आश्चर्य दिख जाए, वहां आपसे कोई पूछे कि बताओ कौन सा कारक होगा, तो उससे बता देना कि संबोधन कारक होगा। या आपसे कोई पूछे कि कौन सी विभक्ति, तो बता देना अष्टमी विभक्ति। तो ये ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ये रहा मेरे दोस्त कुछ एग्जाम्पल, आइए देख लेते हैं। कह रहा है अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ। ये जैसे ही हम देखे हमें क्या दिखा, आश्चर्य का भाव चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह दिख गया। और विस्मय बोधक चिन्ह किस कारक में, तो कहेंगे कि सर ये तो लगता है संबोधन कारक में। अब इसको भी छोड़ दीजिए, क्या दिखा, कह रहा है अरे मोहन इधर आओ, तो इसमें भाव किसका, तो कहेंगे बुलाने का भाव है।
किसका भाव? तो कहेंगे बुलाने का भाव है। और जब किसी वाक्य में मेरे दोस्त बुलाने का भाव आ जाए तो वाक्य किस कारक का? तो कहेंगे संबोधन कारक का होगा। किस कारक का? तो कहेंगे संबोधन कारक का। पूछे विभक्ति कौन सी? तो कहेंगे अष्टमी विभक्ति। कह रहे हैं दूसरा, अरे भारत जीत गया, नहीं बोलते अरे भारत जीत गया। अरे जैसे ही लगा हमने क्या बोला? अरे भारत तो जीत गया। और जब जीत गया तो भाव किसका मेरे दोस्त? तो कहेंगे आश्चर्य का है। और जब किसी वाक्य में भाव किसका दिखे, आश्चर्य का भाव हो, तो वहां पे कौन सी विभक्ति? तो कहेंगे अष्टमी। और कारक की बात करें मेरे दोस्त तो कौन सा कारक? तो कहेंगे संबोधन कारक। इतनी बात तो आप परिभाषा में ही पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं कि नहीं? तो कहेंगे हाँ पढ़ लिए हैं। कह रहा है अगला, हे मोहन उधर मत जाओ, हे मोहन, हे मोहन उधर मत जाओ। जैसे ही हमने बोला कि हे मोहन आश्चर्य के साथ साथ कि उधर मत जाओ, तो इसमें भाव किसका दिखा? तो कहेंगे सचेत करने का भाव है। भाव किसका? तो कहेंगे सचेत करने का भाव है। जब किसी वाक्य में सचेत करने का भाव आ जाए मेरे दोस्त, तो वहां कौन सी विभक्ति? तो कहेंगे अष्टमी। कारक की बात करें तो कौन सा कारक? तो कहेंगे संबोधन कारक। कौन सा कारक? तो कहेंगे संबोधन कारक होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। जब किसी वाक्य में बुलाने का, आश्चर्य का या सचेत का भाव हो तो वहां पे अष्टमी विभक्ति या संबोधन कारक होता है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? कारक। लेकिन अभी कुछ कमियां हैं दोस्त आप में, जो अभी खत्म नहीं हुआ है। कारक पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, क्वेश्चन कैसे पूछता है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि कब कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा जवाब क्या होगा, ये अभी चीज़ें बताना बाकी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बताता हूँ कुछ टाइम बाद कि कैसे क्वेश्चन बनाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कितने तरीके से। तो उस पर भी चर्चा होगी दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो कारक है, कारक से कितने तरीके से क्वेश्चन पूछेगा इस बारे में। तो देखो जो कारक है मेरे दोस्त उसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कितने तरीके से? तो कारक से जो है जो क्वेश्चन बनेंगे वो दो तरीके के बनेंगे मेरे दोस्त। एक तो जो है रेखांकित कर देगा किसी शब्द पे और फिर आपसे पूछेगा क्या? कारक। दूसरा रेखांकित नहीं करेगा फिर पूछेगा क्या? आपसे कारक। बात समझ में आई कि नहीं? जब किसी वाक्य में क्या कर दे दोस्त, रेखांकित कर दे किसी शब्द को और आपसे पूछ ले कारक, तब आपका सही उत्तर क्या होगा, आप कैसे बताएंगे? दूसरा, जब किसी वाक्य में आपसे पूछे कारक और एक से अधिक कारक हो, कितने कारक हो? एक से अधिक कारक हो, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तब किसको हिट करेंगे? तो ये दो चीजें आपके सामने आ गई दोस्त कि ऐसे कंडीशन में आप करोगे क्या? कारक तो पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद आंसर कैसे लगाओगे? तो आइए उस पर भी डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और हमें हिट क्या करना है। तो कारक से क्वेश्चन कितने तरीके से बनेंगे? दो तरीके से। जब एक से अधिक कारक दिया हो दोस्त, उस पर रेखांकित किया हो, पहला ये सिस्टम। जब एक से अधिक कारक आया हो और उस पर रेखांकन न किया गया हो, तब ऐसे में हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो पहला नियम पढ़ते हैं दोस्त। पहला नियम कहता है कारक का कि जब किसी वाक्य में पूछा हो कारक, जब किसी वाक्य में किसी शब्द को किसी शब्द पे या किसी शब्द को, वाक्य में किसी शब्द को
किसी शब्द को रेखांकित किया हो, रेखांकित किया हो, तो वहां कह रहा है कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित किया हो या किया गया हो, आइए सही से लिख लेते हैं, किया गया हो, तो हमारा सही उत्तर उस शब्द में जो कारक होगा तो हमारा सही उत्तर उस शब्द में जो कारक होगा वही होगा। वही माना जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको। कह रहा है यदि किसी वाक्य में किसी शब्द को क्या कर दे मेरे दोस्त, रेखांकित कर दे, और उस शब्द में जो कारक होगा वही कारक क्या होगा, मान्य होगा। बाकी वाक्य में चाहे जितने कारक मेरे दोस्त दिए हो वो मान्य नहीं होंगे। उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण कह रहा है अजय ने गेंद से नहीं बल्ले से गेंद खेला। अजय ने बल्ले से गेंद खेला। अब देखिए ये क्या है, प्रश्न है आपके सामने, और आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें कौन सा कारक होगा, तो हमें तो पहले ने दिखा, ने किस कारक का चिन्ह, तो कहेंगे कर्ता कारक का चिन्ह। यहाँ पे से दिखा तो से दो जगह आता है, एक तो कर्ण में आता है, दूसरा क्या आता है तो कहेंगे अपादान में आता है, पंचमी में। और देखो दोस्त यहाँ पे क्या कर दिया, अंडरलाइन। क्या कर देगा, इसमें अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन को क्या बोलते हैं तो कहेंगे रेखांकित। अब रेखांकित कर दिया और आपसे बोले कि बताओ कौन सा कारक होगा इस वाक्य में, तो हमें दोस्त जब रेखांकित किसी शब्द को कर दे तो हमें उसी शब्द में यहाँ पे जो कारक होगा वही कारक हमें बताना है, न तो उसके बाद वाला कारक न ही उसके पहले वाला कारक। यहाँ पे जो कारक होगा मेरे दोस्त वही मान्य होगा। बात समझ में आई कि नहीं। बाकी हमें न इधर देखना है न इधर देखना है, यहाँ पे जहाँ रेखांकित किया है हमें वही देखना है और उसमें जो कारक होगा वो मार देना है। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, बल्ले से क्या किया मेरे दोस्त, तो गेंद खेला। जब से आया तो से कितने जगह, दो जगह आता है, या तो कर्ण में आएगा या कहाँ आएगा दोस्त, तो कहेंगे अपादान में। या यहाँ पे कितने कारक हो सकते हैं तो कहेंगे दो कारक हो सकते हैं। अब बताइए सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ से किस रूप में कार्य कर रहा है तो कहेंगे साधन के रूप में। असाधन के रूप में कौन सा से कार्य करता है, करण का कि अपादान का, तो कहेंगे करण का। तो यहाँ पे कारक कौन सा बनेगा तो कहेंगे यहाँ तो सर करण कारक होगा। इस वाक्य में कौन सा कारक तो कहेंगे करण कारक होगा। बात समझ में आई। और दूसरा तरीका है, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बताता हूं मैं। अब आखिरी मुद्दे की बात करता हूं तो जो सबसे जरूरी है मेरे दोस्त उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में
कई कारक हों, कई कारक हों और वहाँ रेखांकित, वहाँ किसी को या किसी शब्द को कह रहा है किसी वाक्य में कई कारक हो। कई कारक का मतलब क्या दोस्त? तो कहेंगे एक से अधिक कारक हो। कई कारक का मतलब यहाँ क्या? तो कहेंगे एक से अधिक, एक से अधिक। जब किसी वाक्य में मेरे दोस्त एक से अधिक कारक आ जाए, कितने कारक? एक से अधिक कारक आ जाए और किसी शब्द को मेरे दोस्त रेखांकित न किया हो, किसी शब्द को रेखांकित न किया गया हो, न किया गया हो, तब हो तो तब हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जब किसी वाक्य में एक से अधिक कारक आए और किसी शब्द को रेखांकित न किया गया हो, तब वहां आए आठों कारकों में से जो अंतिम कारक होगा, जो अंतिम कारक होगा वही हमारा सही उत्तर माना जाएगा, वही हमारा सही उत्तर माना जाएगा। मेरे दोस्त, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक कारक आए और किसी शब्द को क्या न किया हो, अंडरलाइन, रेखांकित न किया हो, तो ऐसे में हमारा सही उत्तर क्या माना जाएगा दोस्त? जितने कारक आए हैं, कितने कारक? आठों कारकों में से जो अंतिम कारक होगा उस वाक्य में, वही हमारा कौन सा उत्तर? सही उत्तर माना जाएगा। जैसे में दोस्त उदाहरण की बात करें तो कह रहा है राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को कैसे मारा दोस्त? बाण से मारा। बताओ इस वाक्य में आपसे पूछे कौन सा कारक? तो कुछ लोग कहेंगे आपको रुकना नहीं है कि जैसे यहीं पे देखे ने देखे तो मार दे कौन सा कारक? कर्ता कारक। यहाँ को दिखे तो कौन सा लगा दे? कर्म कारक। यहाँ पे से दिखे तो कौन सा मार दे? कर्ण मार दे। ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, ऐसा गलती से भी मत करिएगा और परेशान भी मत होइएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो इस वाक्य में कितने कारक आए? तो कहेंगे एक से अधिक कारक है कि नहीं? कहेंगे हाँ है। अब हमसे पूछा है कारक, तो हमें क्या देखना है दोस्त? पहले अंडरलाइन है कि नहीं है। कारक कितने आए हैं? एक से अधिक आए हैं। ऐसे कंडीशन में दोस्त आपको कहां से चलना है? लास्ट में जाना, अंतिम में। अंतिम से पहले देखना कौन सा कारक, यहाँ पे क्या लगा है चिन्ह, तो कहेंगे से लगा है। यही हमारा नियम भी कहता था कि यदि किसी वाक्य में दोस्त एक से अधिक कारक आए हों और किसी कारक या किसी शब्द पे अंडरलाइन या रेखांकित न किया हो, तो आठों कारकों में से जो अंतिम कारक होगा वही मान्य होगा। तो ऐसे में जब किसी वाक्य में रेखांकन न किया गया हो, कारक पूछे, तो सीधे आंख बंद करना है दोस्त। आपको कहाँ आना है? लास्ट में। लास्ट से पीछे चलना, चिन्ह खोजना कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह हमें दिखा? तो कहेंगे से दिखा, से आया। तो अब बताना है से किस कारक का है। तो कारक की बात करें तो से कितने जगह मेरे दोस्त? तो कहेंगे दो जगह। एक तो कर्ण में। से कितने जगह? तो कहेंगे एक तो कर्ण में होगा और दूसरा कहाँ पे होगा? तो कहेंगे अपादान में। अब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक कारक होगा दोस्त, होगा कि नहीं? तो कहेंगे हाँ। तो बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक? राम ने रावण को मारा, किससे? बाण से। तो मारने का तरीका क्या? तो कहेंगे बाण है। तो यहाँ पे शेष जो है किस रूप में कार्य किया दोस्त? तो कहेंगे साधन के रूप में। जब कोई
से जो है साधन के रूप में कार्य करने लगे तो कौन सा कारक, तो कहेंगे करण कारक होगा। तो इस वाक्य में कौन सा कारक, तो कहेंगे करण कारक होगा। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्त, आज खत्म हो गया आपका कारक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल पे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख लें। और वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से पुराने वीडियो को देख लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करें, और सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।